अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ पूजा कुमारी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो मैं बुक फॉलो कर रही हूँ वो लेटेस्ट एडिशन 2020 का है, क्लास 12 का। SBPDs को मैं फॉलो कर रही हूँ। मैं चाहती तो और ही बहुत सारे बुक थे, मैं इसको फॉलो करती, बट जनरली जो हमारा स्टेट बोर्ड जो स्टूडेंट जो होते हैं और जैक बोर्ड के हो गए या फिर बिहार बोर्ड के जो हो गए या आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गया या यूपी बोर्ड हो गया, ये जितने भी आपके स्टेट बोर्ड है बेसिकली वहाँ पर इसी पब्लिकेशंस को मैक्सिमम फॉलो किया जाता है। और अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से थॉरली आप पढ़ लेते हो तो देयर इज़ 110% चांस कि यू कैन सिक्योर्ड 90% की तो गारंटी मैं खुद देती हूँ। ठीक है, अब तक जितने साल से मैं पढ़ा रही हूँ फ्रॉम लगभग मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी 2011 में, उसके पहले से ही मैं पढ़ा रही हूँ। जब मैंने 2008 में अपना 12th कंप्लीट किया था एंड 2009 से मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाना चालू कर दिया था कोचिंग में। ठीक है, तो अब तक जो भी मेरे पास अनुभव है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे मैं बता दूं, जो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए SBPD काफ़ी होता है। आप उसको पूरा अच्छा से क्वेश्चन फॉलो करो, जो उसके बैक क्वेश्चन होते हैं उसको अच्छे से आप घर पे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कोई अलग सा नोट्स बनाने से बेहतर है कि पूरा बुक को ही क्यों ना पढ़ लिया जाए, दैट इज़ बेटर फॉर अस। तो हम फिर से बता दें कि लेटेस्ट एडिशन 2020 का मैं फॉलो कर रही हूँ। अगर आपके पास पुराना किताब है, गो थ्रू दैट, कोई दिक्कत नहीं है, पुराने बुक से आप पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप जो जो मेरी टॉपिक है उसको बस देख लेना वहाँ पर और गो थ्रू कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2-3 साल पुराना भी किताब है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया कि चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। ये हमने स्टार्ट किया था, आप देख सकते हो। इसका मैंने 9 पार्ट में वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप वो सारे 9 पार्ट जो मैंने बनाए हैं प्लीज़ उसको जाकर वॉच करिए। और आज हम लोग जा रहे हैं अपने अंतिम, यानी कि आप देख सकते हो हेडिंग में आज जो मेरा टॉपिक है वो कुछ अलग नहीं है। जो अब तक हमने 9 पार्ट में पढ़ा है उसका हम लोग क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं कि हाँ अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। और ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको सारांश मालूम होना चाहिए कि चैप्टर 1 में बेसिकली हमने स्टडी क्या क्या किया। तो इस बुक का जो हमारा क्विक रिवीजन जो है, क्विक रिव्यू जो हमारा है, अध्याय की एक त्वरित पुनरावृत्ति जो अपनी जो है इसको हम लोग रिव्यू करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि सबसे पहला पॉइंट हमने स्टडी भी किया था पार्ट 1 में, आर्थिक क्रिया के बारे में। और ये आप क्लास 9-10 में भी पढ़े होंगे आप, जब आप इकोनॉमिक्स क्लास 9-10 में हमारा था तो उसमें आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। हम जैसा कि जानते हैं और हमने पढ़ा भी है कि जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी आर्थिक क्रिया होती है, जो भी एक्टिविटी जो हमारे बीच में जो भी हो रही है, उसमें सारा कुछ संबंधित किससे होता है? एक मानव से होता है, उसकी आवश्यकताओं से होता है। और उसकी आवश्यकता, अपनी वो आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए, पूरी अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वो कोई ना कोई क्रिया करता ही रहता है। और हमारे पास क्या होता है, उस मानव के पास क्या होता है? सीमित साधन होता है। तो वो सीमित साधन का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को वो क्या करता है? संतुष्ट करता है। उसके लिए कोई ना कोई वो क्रिया करता है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान दे। ये जो लाइन आप देख सकते हो, ध्यान दे, कहता है कि आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं। हम जैसा कि पढ़ चुके हैं कि जितने जो भी क्रियाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? आय का सृजन करती हैं, इनकम जनरेट करती हैं। किंतु सभी आर्थिक क्रियाएं, सभी के सभी आर्थिक क्रिया आवश्यक रूप से आय सृजित करने वाली क्रियाएं नहीं होती। तो इसमें हमने पढ़ा भी था, जो उपभोग क्रिया हमारा जो होता है, जो कंजप्शन जो हम करते हैं, वो इकलौता आर्थिक क्रिया है
जहाँ पर आय सृजन नहीं होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और जो हमारा विनिमय था, हमारा उत्पादन है, हमारा निवेश है, ये सारे के सारे क्रिया क्या है, मतलब हमारा ये सारे के सारे क्रिया हमारे को आय सृजन करके देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक क्रिया के प्रकार, ये भी हमने पढ़ा है। काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी 4 प्रकार के होते हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय और लास्ट में क्या है, निवेश। विनिमय को 2 प्रकार से हम पढ़ते हैं, वस्तु कीमत निर्धारण करके हमने पढ़ा था और साधन कीमत निर्धारण करके पढ़ा था, याद करिए। तो साधन की कीमत का निर्धारण क्या है, ये 4 चीज़ का हम कीमत का निर्धारण करते हैं और यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का फोर्स रहता है। तो उत्पादन के एजेंट क्या हो गया, एजेंट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यमिता। भूमि का हमने बताया था रेंट होगा, श्रम का क्या होगा, वेजेस होगा, पूंजी का कैपिटल होगा, संगठन या उद्यमिता का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सॉरी, पूंजी यानी कि सॉरी एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ। भूमि का रेंट होगा, श्रम का वेजेस होगा, पूंजी का इंटरेस्ट होगा, संगठन और उद्यमिता का क्या होगा, प्रॉफिट। यही है साधन कीमत का निर्धारण यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई यानी कि इंडिविजुअल यूनिट की, जो एक इंडिविजुअल यूनिट है उसकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम करते हैं। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता का व्यवहार को हम स्टडी करेंगे, एक उत्पादक अथवा फर्म द्वारा उत्पादन क्रिया जो भी वो उत्पादन कर रहा है उसका हम स्टडी करेंगे। अनेक ऐसी आर्थिक क्रियाएं हैं जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से संबंधित है, जिनका अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, ठीक है। अब आती है बात इसमें ब्रांचेज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखाएं। तो कल ही हमने पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था, कल या आई थिंक सो डे बिफोर यस्टरडे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। आप देख सकते हो यहाँ पे अपने स्क्रीन पर ब्रांचेज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसको आप 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला है आपका वस्तु कीमत सिद्धांत, प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी। दूसरा क्या है, साधन कीमत सिद्धांत, वितरण का सिद्धांत, फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी। और तीसरा क्या है, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, इकोनॉमिक वेलफेयर थ्योरी। इसका पूरा मैंने डेप्थ स्टडी किया है, आप मेरे पिछले वीडियो को जाके प्लीज़ वॉच करो, ठीक है। अब इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत, और इसको लागत तथा उत्पाद का सिद्धांत में बांटा गया। और ये 4 पार्ट में हो गया, मजदूरी यानी कि वेजेस, लगान यानी कि रेंट, ब्याज, इंटरेस्ट, लाभ, प्रॉफिट, और इकोनॉमिक वेलफेयर थ्योरी अपना यहाँ पे स्टडी करते हैं। यहाँ पे बेसिकली टारगेट ये होता है कि देखो हमारी जो समाज में जो क्लास ऑफ पीपल है उसमें बहुत विभिन्नताएं हैं, तो उस विभिन्नताएं के अनुसार आपको जो रिसोर्सेस है, जो साधन है, उसका सही तरीके से वितरण होना चाहिए, सही तरीके से आवंटन होना चाहिए। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, यू कैन वॉच इट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज योर समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, ये पूरा होल इकोनॉमी को स्टडी करता है। उदाहरण के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, पूरा होल नेशनल का इनकम मतलब पूरा राष्ट्र का जो आय है उसको स्टडी करेंगे। राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर। मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर मेरे जितने भी वीडियो आप देखते हैं, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक इट एंड एज मच एज जितना हो सके आप शेयर करिए, आपको ज़रूर शेयर करना चाहिए। सो फॉर दैट वॉचिंग माई वीडियो, फॉर दैट आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू यू। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।